देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, दिनेश ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, तो अब ये जो सतारा से कराड़ से तस्वीरें आ रही हैं, गेम ना ओवर होने की बात को हम कैसे रिलेट करें और किस तरफ इशारा है ये निश्चित तौर पर शरद पवार जो शक्ति प्रदर्शन की बात अगर वो कह रहे हैं तो वो ये दिखा भी रहे हैं। हालांकि शरद पवार जैसे नेता के लिए जैसे ये भीड़ कितने की भीड़ होगी, 4000-5000 की भीड़ होगी, तो 4000-5000 की भीड़ का इकट्ठा कर लेना वो तो किसी विधायक के लिए बहुत आसान काम होता है, शरद पवार के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। बड़ा मसला ये रहेगा कि क्या ये पैन महाराष्ट्र जहाँ पर एनसीपी मौजूद है, एनसीपी पूरे महाराष्ट्र की ताकत नहीं है, सिर्फ आप देखें तो पश्चिम क्षेत्र की वो ताकत है या कोंकण में कुछ ज़िले हैं, लेकिन क्या वहाँ पे हर एक विधानसभा में इसी प्रकार का वो असर रखेंगे? वो असर इतना होगा कि अजीत पवार जिस करिश्मे की बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर पर तब जबकि अब वो सरकार में हैं, तो उनके पास ये ज़्यादा आसान मौका होगा अपने कार्यकर्ताओं को डेवलपमेंट वर्क से जोड़ देने का, उन्हें सेटिस्फाई करने का या लोगों की चिंताओं को दूर करने का, लोगों की समस्याओं को दूर करने का। क्या अजीत पवार वो कर पाते हैं? और अगर अजीत पवार वो कर पाए तभी शरद पवार का ये जो करिश्मा दिखाने की कोशिश है उसे झटका लगेगा, अन्यथा अजीत पवार के लिए भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी एक बड़ी चिंता तो होगी अजीत पवार की कि जिन नंबर्स का दावा किया जा रहा है वो कब तक इंटैक्ट रहेंगे। मुझे एक बात और देवेंद्र बताइए कि जिस तरह फिर से पार्टी को खड़े करने की बात शरद पवार की तरफ से कही गई थी और उसकी दिशा में जो कदम उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और 2-3 दिन का और वक्त अगर हम इंतजार करें तो थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, नंबर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये जो फिर से पार्टी खड़ी करने की बात कह रहे हैं, इसमें तो वक्त लग जाएगा। 24 में चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है और वो बिल्कुल एज क्रिस्टल क्लियर है जैसा दिख रहा है, तो नुकसान तो एनसीपी को होगा। अब बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहली बात कि जिन नंबर्स का दावा किया जा रहा है अजीत पवार के मार्फत, और उसमें नंबर्स 43 तक जाने की बात कही जा रही है। अगर वो आंकड़ा इतना बड़ा है, वो इंटैक्ट रह जा रहा है, वहाँ पर फिर 82 साल की उम्र में शरद पवार के लिए बहुत मुसीबत खड़ी होगी कि उसी रूप में पार्टी को एनर्जाइज कर पाना। उसकी सबसे बड़ी वजह आप ये भी कह सकती हैं कि क्या शरद पवार के अंदर अब वो इस बात को लेकर उसी रूप में फायर रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो लोकसभा चुनाव में मौजूदा आंकड़ा भी एनसीपी के पास 4 सांसदों का ही है, तो लोकसभा चुनाव में एनसीपी ऐसे भी कोई बड़ी ताकत है नहीं, वहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें तो वहाँ पर भी एनसीपी कोई ताकत नहीं है। असल चुनौती होगी महाराष्ट्र का जब विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ पर, और उसके लिहाज से शरद पवार के सामने एक बड़ी समस्या ये रहेगी, क्या अपने कार्यकर्ताओं को वो अजीत पवार के साथ जाने से रोक सकते हैं? क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स में पिछले कई सालों से लगातार अजीत पवार ही ऑपरेट करते रहे हैं, उनकी एक ऑलरेडी बॉन्डिंग है उन कार्यकर्ताओं के साथ। दूसरी बात कि अब वो सरकार में हैं, न सिर्फ सरकार में है बल्कि पावरफुल पोजीशन में है, और ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वो ओबलाइज कर सकते हैं। और राजनीति की सबसे धुरी वही चीज़ होती है कि कौन सा नेता हमें क्या दे सकता है। वहाँ पर अजीत पवार भी ज़्यादा बेहतर ऑफर दे सकते हैं अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, और तब शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें कैसे अपने पास रोक पाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या वो नंबर्स जो कि अजीत पवार की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा है, उनके गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो नंबर्स एक्चुअली हैं, और अगर हैं तो क्या वो इंटैक्ट रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि अगले 4-5 दिनों में वो फिर छोड़ के भागना शुरू कर दें। कुछ और पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ देवेंद्र, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम सतारा के कराड़ से देख रहे हैं, समाधि स्थल पर पहुंचे हैं शरद पवार पूर्व मुख्यमंत्री की, और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के बाद उनकी तरफ से संबोधन होगा, और उस संबोधन में वो क्या कहते हैं ये सुनना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप सतारा की तस्वीर देख रहे हैं जहां देखिए किस तरह से शरद पवार यहां पहुंचे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और उसके बाद संबोधन में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो अजीत पवार के घर से देख रहे हैं, जहाँ पर उन विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है जिन्होंने अजीत पवार के साथ शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, और उस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, जिनमें से एक मुद्दा ये भी है कि अब अजीत पवार एंड पार्टी या अजीत पवार एंड गुट की आगे की रणनीति क्या रहेगी। देवेंद्र, इन दोनों तस्वीरों के लिहाज से मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से दोनों के लिए चैलेंज है, दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एनसीपी पर उनका कब्जा है या एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर या पार्टी के चिन्ह पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आगे की राह आप किस तरह से देख रहे हैं? और ये तो एक लंबी रेस हो गई।
अब बिल्कुल, और उसमें ज़बरदस्त मशक्क़त दोनों को करनी पड़ेगी अगर पर्दे के पीछे कोई सहमति नहीं है तो। बार बार इस बात का हम लोग जिक्र समझ रही हैं कि आप क्या किस लिहाज से कर रहे हैं। अगर सहमति नहीं है तो फिर शरद पवार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि उन सारे पॉकेट्स में, क्योंकि अभी आप देखें तो जिन नेताओं को इतने सालों में उन्होंने तैयार किया, 2 दशक 3 दशक में ये सारे नेता तैयार हुए थे प्रदेश के स्तर पे, और वो अलग अलग कम्युनिटी के वो नेता थे। कोई माली कम्युनिटी का है, छगन भुजबल जैसे नेता, कोई धनंजय मुंडे की बात कर लें, बंजारी कम्युनिटी के, मराठा नेता उनको छोड़ के गए हैं। तो अगर अपने अपने पॉकेट के नेता छोड़ के गए हैं, फिर वहाँ पर किसी दूसरे नेता को क्रिएट करना, इतने कम समय में क्रिएट करना, और कार्यकर्ता अजीत पवार की तरफ ना भागें बल्कि उनके साथ रहें। अजीत पवार की तरफ ना भागने के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली बात तो ये कि अजीत पवार ही लगातार पार्टी चलाते रहे इतने सालों में, शरद पवार के वरदस्त है, सही बात है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में वही एक्टिव रहे हैं, उनका संपर्क ज़्यादा बेहतर है। क्या अब कार्यकर्ता उनसे डिटैच होंगे? और दूसरी चीज़ कि क्योंकि वो सरकार में हैं तो वो किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी स्थानीय नेता को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़्यादा बेहतर तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं, और वो एक बड़ा फैक्टर होता है कि कार्यकर्ता आपके साथ रहे या अपने नेता के साथ जाए। शरद पवार की कोशिश ये होगी कि वो एक सिंपैथी कार्ड खेलें, और उस सिंपैथी कार्ड के सहारे न सिर्फ अपने कार्यकर्ता बल्कि अपने वोटर्स में भी ये मैसेज दें कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ धोखा हो गया है, हमारे साथ हमारे यहाँ डकैती हो गई जैसा कि वो कह रहे हैं। और ऐसे में अगर सहानुभूति की फैक्टर जगती है तो वो शरद पवार के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन किस लिहाज तक बेहतर होगा देवेंद्र, सिंपैथी फैक्टर की अगर हम बात करें? क्योंकि बहुत ऐसे विश्वासजनक नेता जो, जैसा कि आपने भी बताया, शरद पवार ने उन्हें ग्रूम किया, तैयार किया, वो अब शरद पवार का दामन छोड़ के अजीत गुट के साथ चले गए हैं। कुछ नाम आपने गिनाए, 2 नामों का जिक्र तो उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार ने जो किया उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे चले गए उनके साथ, इसका मुझे ज्यादा दुख है। तो अब इससे क्या समझें? इसमें प्रफुल्ल पटेल का वाकई उनको दुख होना चाहिए, लेकिन सुनील तटकरे को लेकर अगर दुख है तो थोड़ी हैरानी मुझे भी होगी ज्योत्सना, क्योंकि सुनील तटकरे के बारे में ये माना जाता है कि अजीत पवार के वो बहुत खास रहे हैं, और ऐसे में अजीत पवार कुछ कहें और सुनील तटकरे उसे ना माने, ये संभव नहीं था। दूसरी चीज़ कि इन प्रदेश के नेताओं के बारे में जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जैसे एक तो आरोप जो लगाया जाता है वो तो ठीक है कि अपनी जगह पे है जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के सामने भी एक बड़ा चैलेंज था कि आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके नेतृत्व में जा रहे हैं। अगर शरद पवार को राष्ट्रीय स्तर पे अपोजिशन की यूनिटी में कोई बहुत बड़ी जगह दी जाती तो उनके लिए एक चार्म होता। राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है, या उधर से जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार, और उसके पीछे शरद पवार खड़े हों, और तब जबकि शरद पवार खुद अपने नेताओं के साथ बंद कमरे में ये कह रहे हों कि 2024 में तो मोदी की ही जीत होगी, अपोजिशन चाहे जितनी यूनिटी कर ले। बकौल एनसीपी नेता के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ नहीं है, लेकिन एनसीपी के नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं। तो अगर ये हकीकत है, अगर ये सत्य है, तो समझा जा सकता है कि उन नेताओं के लिए भी ये कितना मुश्किल होगा कि आखिर किस वजह से हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें। क्यों ना हम पाला बदलें, सरकार में जाएं, अपने लोगों का फ़ायदा करें, अपने इलाके का डेवलपमेंट कराएं, और केंद्रीय स्तर पर भी उस व्यक्ति के साथ रहें जिसकी सरकार 2024 में आनी है। और ये तो बहुत ही क्लियर है और सभी को समझ में भी आता है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। और जो दूसरी तस्वीर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं शरद पवार की तरफ से, उनकी बेटी सुप्रिया सुले की तरफ से, उनके चेहरों को, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और दिनेश, एक और बात इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बॉडी लैंग्वेज और बातों को ऑब्जर्व करें तो ये समझ में आती है कि जैसा दिख रहा है कम से कम वैसा नहीं है, अंदर कुछ और भी चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मिक्स सिग्नल्स जो है वो पवार परिवार की तरफ से देने की कोशिश की गई है। ना तो शरद पवार ने और ना ही सुप्रिया सुले ने इतने बड़े बगावत के बावजूद भी सीधे सीधे अजीत पवार पर कोई आघात किया हो, उन्हें धोखेबाज कहा हो। वो लगातार यही कह रहे कि अजीत पवार परिवार का हिस्सा है, और जो विधायक छोड़कर गए हैं उनसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। 2 बयान जो इस पूरे कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम मायने रखते। एक तो सुप्रिया सुले का कहना कि सियासत अपनी तरफ है, प्रोफेशनली और पर्सनल जिंदगी को हम अलग रखते हैं, अजीत पवार आजीवन मेरे भाई रहेंगे और हमारे जो है उनसे प्रेम हम सभी करते रहेंगे। तो एक सुप्रिया सुले का ये कहना इतनी बड़ी बगावत के बाद ये एक सिग्नल देता है। इसके अलावा शरद पवार का कहना कि मेरी नाराजगी प्रफुल्ल पटेल से है, तटकरे से है, ना कि अजीत पवार से, क्योंकि इन दोनों ने ज्यादा बड़ा धोखा दिया। तो यहां पर भी जो है अजीत पवार को एक तरह से जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें विलन साबित करने की कोशिश शरद पवार द्वारा नहीं हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।